आज के लेक्चर के अंतर्गत हम समझेंगे संसद में लोकसभा के विषय में कि लोकसभा जो है वो बेसिकली क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसमें सांसद हैं उनकी किस प्रकार की भूमिका होती है, साथ ही साथ लोकसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं, लोकसभा के पास कौन कौन सी ऐसी पावर होती है जो कुछ विशेष पावर होती है, राइट, जो राज्यसभा को नहीं होती है। तो इसके विषय में भी समझेंगे और इस साथ में हम देखेंगे कि जो भी लोकसभा के चुनाव होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं और सदस्य की जो निर्वाचन होता है वो किन आधार बेस पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है कि क्षेत्रफल के आधार पर होता है। इसके विषय में भी समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संसद जो है ये केंद्रीय स्तर पर है, राइट। और संसद की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है, वो भी 79 अनुच्छेद के तहत, राइट। तो अनुच्छेद 79 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। तो भारत में जैसा कि आप जानते हो कि इसके कितने अंग होते हैं, जैसे लोकसभा हुआ, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों अंगों से मिलकर ही संसद बनती है। ओके, इन तीनों मिलकर से ही संसद बनती है। यदि कोई कानून बनाया जाता है, राइट, यदि कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून इन तीनों के माध्यम से, तीनों के द्वारा क्या है, पारित होना चाहिए, राइट, पारित होना चाहिए। ओके, अगर इनसे कोई पारित नहीं होता है तो वो किसी प्रकार कानून नहीं बनता है। बेसिकली आप धन विधेयक को छोड़ करके, ओके, धन विधेयक में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, औपचारिकता से वो देख सकते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन और भी जो बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, बिल आते हैं, चाहे वो वित्त विधेयक हैं, क्योंकि धन विधेयक भी वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं ना। तो इसलिए वित्त विधेयकों पर भी राज्यसभा को उतनी ही पावर होती है जितनी लोकसभा को होती है, लेकिन धन विधेयक पर केवल लोकसभा को ही पावर होती है, राइट। तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, अगर किसी प्रकार का कानून बनता है, किसी भी प्रकार का कानून बनता है तो इन तीनों की सहमति अनिवार्य होती है, तभी वो कानून पारित होता है, तभी वो एक्ट बनता है। तो आप जानते हो भारत में जो भी विधायिका है उसका नाम क्या है, संसद। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत में इसका नाम संसद रखा गया है और यही है ब्रिटेन से, क्योंकि ये ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है और ब्रिटेन में जो संसद है वो ज़्यादा पावरफुल है। ओके, जबकि भारत में संसद सर्वोपरि नहीं है, वहाँ पे ब्रिटेन में संसद है वो सर्वोच्च मानी जाती है और संसद है वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बदलाव कर सकती है, संविधान संशोधन करके वो कुछ भी कर सकती है, ठीक। तो वहाँ पे आप जानते हो मौखिक संविधान है उनका। तो बात हम ये करते हैं कि भारत में जिस प्रकार से संसद है तो अन्य भी देशों में आप देखोगे तो जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इसी का नाम है नेशनल असेंबली, वो भी वहाँ की विधायिका है। ओके, अमेरिका में अगर देखोगे तो अमेरिका में कांग्रेस है, तो कांग्रेस के आपने देखा हो दो सदन होते हैं, जैसे एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, राइट, दूसरा होता है सीनेट। तो सीनेट वहाँ का जो है ना उच्च सदन है, राइट, उच्च सदन, और ये है निम्न सदन। तो जिस प्रकार से वहाँ पर देखो जाए तो निम्न सदन जिस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसी प्रकार से भारत में भी लोकसभा का चुनाव होता है। ओके, तो जनता का जो वहाँ प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि जिस प्रतिनिधित्व के आधार पर लोकसभा के प्रतिनिधि भारत में चुने जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अमेरिका में भी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनके भी सदस्य उसी अकॉर्डिंग चुने जाते हैं। इस प्रकार समझ सकते हो कि भारत में लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व का जो चुनाव है, प्रतिनिधियों का जो चुनाव है, वो अमेरिका की सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि अमेरिका में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो जिस प्रकार से चुनाव होते हैं उसी प्रकार से भारत में भी होते हैं। ओके, अब बात यहाँ आती है कि ब्रिटेन में अगर देखोगे तो ब्रिटेन में ये संसद के नाम से ही जानी जाती है। पहले ये प्रीवी काउंसिल थी, ओके, तो अब ये संसद के नाम से जानी जाती है। तो इसके भी दो सदन होते हैं,
जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। दूसरा होता है इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड, राइट। तो इस प्रकार इसके भी दो सदन होते हैं। तो ये वाला जो सदन है, ये वाला जो सदन है आप देखोगे तो ये वाला जो सदन है, एक मिनट, ये वाला जो सदन है ये कौन सा होता है? ये होता है निम्न सदन, राइट। और ये होता है उच्च सदन। इस प्रकार से इनके भी दो सदन होते हैं। अगर आप ईरान में देख लो तो वहां पे आप देखोगे ईरान में, तो ईरान में भी होती है जैसे मजलिस नाम की। एक मिनट को, चलिए। तो ईरान में आप देखोगे तो ईरान में क्या होता है, वहां पे मजलिस होती है, ओके। तो ईरान में आप देख लो तो ईरान में जो संसद होती है वो किस नाम से होती है? वो होती है वहां पर एक प्रकार से मजलिस नाम से, राइट। तो ईरान की आप देख लो। इसके बाद आप देखोगे रूस की, तो रूस की क्या होती है? ड्यूमा, रूस की ड्यूमा होगी। जापान की डाइट है। इसी प्रकार के अफगानिस्तान की शौरा देख लो, ओके। ईरान की जैसे मजलिस मैंने बताया दिया। स्वीडन की रिस्क डैग। तो ये संसद के नाम ही हैं, अपने अपने देशों में अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड किए हैं, अपने अकॉर्डिंग वो मानते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, ठीक। तो वो अपने अपने देश वहां के हैं, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि संसद के तीन अंग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, ओके। तो जो लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा का देखोगे तो 79 जो संसद के विषय में है, उन्हीं के अंतर्गत हम लोकसभा को समझते हैं, ओके। तो लोकसभा के विषय में अगर हम समझें तो लोकसभा को समझना है तो आपको जिस प्रकार से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक, ये कहाँ के होते हैं? अमेरिका के होते हैं और ब्रिटेन के होते हैं। तो उसी के आधार पर भारत में भी देखा जाए तो इन दोनों से मिला जुला रूप है लोकसभा का। जो रूप है, स्वरूप जो है लोकसभा का, वो अमेरिका और ब्रिटेन, इनके दोनों के जो निम्न सदन है उनसे ही मिला जुला रूप है। अगर आप इनकी बात की जाए तो आप देखोगे कि लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है, लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो किस आधार पर होता है? वो होता है वहां की लोकसभा जो अमेरिका की है उसके आधार पर, ठीक। और उसी प्रकार से देखा जाए तो जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, उसके भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, ठीक। तो खंबा छूने जैसी जो प्रणाली होती है वो संसद में, लोकसभा में देखने को मिलती है। तो यहाँ सबसे पहले आप समझिए कि जो लोकसभा होती है, राइट, लोकसभा में जो निर्वाचन होता है, लोकसभा में जो निर्वाचन होता है वो किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर।
जनसंख्या के आधार पर का मतलब ये है कि जिस राज्य में जिस राज्य में जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होगी, जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होगी वहां पर लोकसभा की सीटें अधिक होगी। राइट। तो ये जनसंख्या का जो आधार बनाया गया है ये 1971 के तहत है। कि 1971 में जो जनगणना हुई थी जनसंख्या की, तो उन्हीं के आधार पर ही डिसाइड किया गया था। लेकिन ये 2001 तक के लिए किया गया था, फिर 2001 में पुनः सब इस पर विचार किया गया। तो फिर आपने देखा कि जो उत्तरी भारत है उसमें जनसंख्या का जो वृद्धि है, जनसंख्या दर में वृद्धि है, निरंतर बढ़ रही है। जबकि दक्षिणी भारत में आप देखोगे तो जनसंख्या में जो वृद्धि है वो इतनी स्तर पर नहीं है, ना उसमें ज़्यादा वृद्धि हो रही है। राइट। तो 2001 में इसी विवादित मसला हुआ था कि जिस प्रकार से जनसंख्या उधर बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि जनसंख्या के अगर आधार पे है तो उत्तर भारत में जो है वो सीटें भी बढ़ेंगी। ओके। जबकि दक्षिण भारत में जनसंख्या कम है, तो यहाँ पे सीटों का आवंटन है वो कम है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर है। तो फिर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके बीच में आपस में एक टकराव होगा। तो इस वजह से फिर इसके बीच में क्या किया गया 1971 में, फिर 2001 में फिर से 2026 के लिए बढ़ा दिया गया कि 2026 तक जो सीटों का आवंटन है वो वही रहेगा। ओके। जो सीटों का आवंटन है वो यही रहेगा और सीटों का जो आवंटन होता है वो परसीमन आयोग करता है। राइट। जो परसीमन आयोग है वो करता है और परसीमन आयोग आप देखोगे गठित किया जाता है। राइट। राष्ट्रपति इसको गठित करता है परसीमन आयोग को। ओके। तो परसीमन आयोग है इसे गठित किया जाता है और यही निर्धारित करता है कि किस प्रकार से लोकसभा में या संसद में जो सदस्य होंगे उनकी सीटें होंगी, उन सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा। ओके। तो ये डिसाइड किया जाता है। अभी देखो नया जो लोकसभा संसद भवन बना है तो उसमें देखा जाए तो अधिकतम 800 सीटें की गई हैं, 800 सीटें की गई हैं। तो वो लागू होंगी 2026 के बाद। ठीक है। लेकिन अभी तक आप देखोगे जो वर्तमान में जो सीटें हैं वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर हैं। ठीक है। तो आप ये स्पष्ट समझ सकते हो। बात अब यहाँ आती है कि जो भी जनसंख्या के आधार पर जो सीटें आवंटित की जाएंगी, ठीक, ये तो बात क्लियर हो गई, जनसंख्या के आधार पर है। अब बात हम यहाँ करते हैं कि ये जो सीटें होंगी इसमें प्रत्येक सीट अगर देखा जाए, प्रत्येक जो सीट होगी इसका मतलब ये है कि जो भी निर्वाचन है वहाँ पे, मतलब जिस सीट का निर्वाचन होगे वहाँ की जितनी भी जनसंख्या है वो एक समान रहेगी। इसका मतलब ये है चाहे देश की कोई भी सीट हो, सुनना मेरी बात, लोकसभा से संबंधित देश में कहीं भी कोई भी सीट हो वहां पर जो जनसंख्या रहेगी उस सीट की वो एक समान रहेगी। समझ रहे हो ना। यानी कि कोई जनसंख्या को हम आधार मान लेते हैं 10 लाख। ठीक। तो 10 लाख पर एक सीट रखते हैं तो 10 लाख पर एक सीट ही रहेगी। और ये चाहे उत्तर भारत की हो चाहे दक्षिण भारत की हो, भारत के किसी भी राज्य की हो, यानी 10 लाख पर एक सीट रहेगी तो रहेगी। वैसे ये 10 लाख पे आंकड़ा नहीं है, शायद ज़्यादा हो। राइट। तो एक सीट जो है देश के किसी भी राज्य में हो, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या रहेगी वो एक समान रहेगी। ठीक। लेकिन आधार जो है वो जनसंख्या पे है, आधार है वो जनसंख्या के पर है, लेकिन सीटें का जो निर्वाचन है वो जनसंख्या के एक समान स्तर पर है। जैसे मान लेते हैं कि यूपी की वर्तमान में 25 करोड़ सीटें हैं और 25 करोड़ जनसंख्या है। राइट। और इसकी जो सीटें हैं वो कितनी हैं 80। तो लोकसभा में इसकी सीटें 80 हैं। तो आप देखोगे तो 25 करोड़ जनसंख्या पे ये पहले इतनी तो थी नहीं, पहले जिस आधार पे थी, मतलब जितनी भी हो उस समय, ठीक, जब सीटें आवंटित की गई थी तो 80 ही सीटें थी और वर्तमान में वो 80 सीटें हैं। ओके। तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन सीटें 80 ही रहेंगी। ओके। अब बात यहां आती है कि अगर इसका आधार आप देखोगे जैसे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में आप देखोगे कि कोई भी आप तमिलनाडु वाला या आंध्र प्रदेश वाला कोई राज्य ले लो तो वहां पर इतनी जनसंख्या नहीं है। मान लेते हैं वहां पर 2 करोड़ या 3 करोड़ जनसंख्या है। एक इतनी तो नहीं होगी, 5-6 करोड़ तो होगी ही, मान लो इतनी जनसंख्या है। राइट। अब इतनी जनसंख्या जो है ना, इस पर वहाँ की जो भी सीटें होंगी, चाहे वो 10-15 हों या 25 सीटें हों या 20 हों, जो भी सीटें मान लेते उधर की हैं, तो आप देखोगे कि
जिस समय इन सीटों का आवंटन किया गया था, जिस समय ये सीटों का आवंटन किया गया था, उस समय जनसंख्या इतनी तो थी नहीं, इतनी तो थी नहीं। तो आप यह समझिए कि जिस समय सीटें आवंटित हुई थी उस समय यहाँ का रेशियो देखा गया था जनसंख्या का, और यहाँ का रेशियो जनसंख्या का देखा गया था। तो वो सीटों का जो आवंटन था वो जनसंख्या के एक समान रेशियो के आधार पर किया गया था, अनुपात में एक समान होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जितनी जनसंख्या है, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि उस समय जितनी भी हो 15 करोड़ हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो सीटें निर्धारित की 80, यहाँ पे मान लो 2 करोड़ थी, तो उस समय सीटें कितनी की गई, वहाँ पे 20 की गई, मान लेते हैं। वैसे इतनी नहीं होगी, ज़्यादा कुछ और भी हो, देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि जो सीटों का जो आवंटन किया गया था, सीटों का जो आवंटन किया गया था वो इसलिए किया गया था जनसंख्या के आधार पर कि वहाँ पे जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व रहे वो एक समान रहे, जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व रहे वो एक समान रहे, और ये जो सांसद रहेंगे वो जनसंख्या के प्रति एक समान रूप से उत्तरदायी रहें, ठीक। क्योंकि जनसंख्या के प्रति उत्तरदायी होना भी सांसदों का एक कर्तव्य बनता है, तो वो कर्तव्य रहते हैं, ओके। तो वो कर्तव्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे जनसंख्या का जो निर्धारण किया गया वो सीटों की एक समान अवसर पर किया गया। चलिए, अब यहाँ पे विवाद तो यही आता है कि दक्षिण भारत के लोग हैं या वहाँ पे इतना देखा जाए तो जागरूक है, उधर के समाज ने अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो लोग क्या करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि इतना नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि नहीं कर रहे हैं, राइट। अब वो जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही, जबकि उत्तर भारत में देखोगे तो जनसंख्या वृद्धि बहुत है। अब जनसंख्या वृद्धि बहुत है तो अब जनसंख्या के आधार पर अगर सीटों का आवंटन होगा 2026 में, तो निश्चित ही यहाँ की सीटें बढ़ेंगी, राइट, सीटें यहाँ की बढ़ेंगी। जबकि इधर की जनसंख्या इतनी वृद्धि नहीं है तो सीटें कम होंगी, यहाँ की सीटें बढ़ती जाएंगी, यहाँ की सीटें कम होती जाएंगी। तो आप देखोगे जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा, संसद में प्रतिनिधित्व होगा राज्यों के, मतलब सांसदों का, तो राज्य जो सांसद जहाँ से जिस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद आएंगे चुनकर, जिस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुनकर आएंगे संसद में, लोकसभा में, तो आप देखोगे तो वहाँ का प्रतिनिधित्व देखोगे तो यूपी जैसे है, तो यूपी का सबसे ज़्यादा रहेगा, और दक्षिण भारत में मान लो तमिलनाडु उसका कम रहेगा। तो इस आधार पर इसमें जो देखा जाए तो किसी भी मसौदे को लेकर के इनके बीच में कहीं ना कहीं द्वंद्वता देखने को मिलेगी, या तो इनके बीच में विवाद होंगे, राइट। तो इसलिए ये सीटों का जो आवंटन है 2026 के लिए कर दिया गया। अब देखो 2026 में क्या होता है, हो सकता है फिर से पता चले 2050 बढ़ा दिया जाए, उतनी सीटें रखी जाएं, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझ सकते हो कि जो यहाँ पर जो लोकसभा का जो चुनाव है ना, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। और आप देखोगे तो जनसंख्या में आप देखोगे जो प्रादेशिक आधार है, प्रादेशिक का मतलब है राज्यों से, यानी कि जिस प्रादेशिक क्षेत्र में जो जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, तो उस आधार पर जितनी जनसंख्या है वो दूसरे राज्य की जितनी जनसंख्या है उस आधार पर ही वो डिसाइड की जाती है, ओके। चलिए तो आप ये स्पष्ट आप समझ सकते हो। अब बात हम करते हैं इसमें कि लगभग में अधिकतम जो लोकसभा की जो सीटें हैं, अधिकतम जो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, मतलब सीटें हैं वो कितनी है, 550। तो अधिकतम इतने हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे कितने हैं, 545। तो 545 में से ये जो है ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं, ये टोटल निर्वाचित नहीं है, ओके, ये टोटल सदस्य हैं। इसमें से 543 जो सदस्य हैं ये निर्वाचित होते हैं, राइट। 543 सदस्य कैसे होते हैं, निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन, जो लोकसभा में राष्ट्रपति चुनता है, राइट। इन 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति चुनता है, ओके। इनका भी कार्यकाल उतना ही होता है जितना लोकसभा का होता है। तो एंग्लो इंडियन जो देखा जाए तो ये किसी जनसंख्या के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, राइट, ना ये जनसंख्या के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, और ना ये जनसंख्या का कोई उत्तरदायित्व निभाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ओके। इसलिए 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ये निर्वाचित नहीं होते हैं, केवल ये मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 2 सदस्य जो हैं ये मनोनयन होता है, इनका मनोनयन होते हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस प्रकार से मनोनीत किए जाते हैं कि ये जो ऐसे दो एंग्लो इंडियन का मतलब आप समझ लीजिए कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के समय से पहले पूर्व में तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, एक ब्रिटेन के रहने वाले लोग तो यहाँ पर रह रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी चले गए, ठीक। तो जो यहाँ पे रह रहे हैं निश्चित रूप से उनकी कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ेगी, वो भारतीय नागरिकता ले लेंगे या आप देखोगे वो क्या करेंगे या भारतीय लोगों से शादी कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उनके लिए अलग से एक एंग्लो इंडियन होना आवश्यक होता है, तो वो एंग्लो इंडियन वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो उस आधार पर आप ये एंग्लो इंडियन को समझ सकते हो। इनका कोई भी अगर देखा जाए तो निर्वाचन नहीं होता है, ना ही इनका कोई संसदीय क्षेत्र होता है, ना ही कोई संसदीय क्षेत्र होता है, तो आप स्पष्ट आप समझ सकते हो। तो इनका कोई निर्वाचन क्षेत्र होता है, ना कोई निर्वाचन क्षेत्र होता है, ना कोई संसदीय क्षेत्र होता है, तो ये कोई इनके क्षेत्र नहीं होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो इनके चार आधार होते हैं, ठीक। अगर आप देखोगे तो लोकसभा के जो चुनाव है उसके चार आधार होते हैं। पहला आधार देखोगे तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है पहला आधार, ठीक। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आप देखोगे कि इसके अंतर्गत जो जनसंख्या है, ठीक, जो जनसंख्या है वो प्रादेशिक के आधार पर ही एक अनुपात के रूप में देखी जाती है। जनसंख्या जो है, ठीक, वो एक अनुपात के रूप में यहाँ पर डिसाइड की जाती है कि किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो सीट है वहाँ पर जो प्रादेशिक क्षेत्र है वहाँ पर उपस्थित होने वाली जो जनसंख्या है वो जनसंख्या जो रहेगी, जो प्रादेशिक क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या रहेगी वो दूसरे क्षेत्र की मतलब दूसरे सीट निर्वाचन लोकसभा की दूसरी निर्वाचन जो क्षेत्र एक सीट है वहाँ की जनसंख्या की एक समान रहेगी। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है इसका मतलब है कि प्रदेश में पाने जाने वाली जो जनसंख्या है उसका जो प्रतिनिधि रहेगा वो एक प्रादेश से दूसरे प्रदेश के बीच एक समान रहेगा, ओके, एक समान रहेगा। तो इस उद्देश्य के लिए आप देखोगे जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी आप देखोगे कंडीशन इसी में होता है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, ओके। तीसरा आता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो आप इसमें थोड़ा समझ लो, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये होता है कि कोई भी एक निर्वाचन क्षेत्र है, राइट, जैसे कोई भी एक निर्वाचन क्षेत्र ले लो एग्जाम्पल में कहीं का भी ले लो, ठीक। तो वहाँ का अगर आप निर्वाचन क्षेत्र देखोगे तो अगर उस निर्वाचन क्षेत्र पर जो भी पार्टी लड़ेगी, जो भी पार्टी का सदस्य लड़ेगा वो उस निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही लड़ेगा, राइट। एकल सदस्य का मतलब है एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति होना चाहिए, एक पार्टी से एक, ऐसा नहीं एक पार्टी से चार खड़े हो गए एक ही निर्वाचन क्षेत्र से, ऐसा नहीं होता है, ओके, ऐसा नहीं होता है। केवल एक जब वो वहाँ पर निर्वाचन जब पर्चा भरा जाता है जो निर्वाचन आयोग करता है तो वो उस हिसाब से डिसाइड कर लेता है कि किस प्रकार से निर्वाचन होना चाहिए, ठीक। निर्वाचन की जिम्मेदारी उसी की होती है। सांसदों की निर्वाचन की जिम्मेदारी कौन संभालता है? वो संभालता है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग सम्मत रूप से आप देखोगे हर 5 साल में वो क्या करता है, निर्वाचन आयोग हर 5 साल में उसमें देखा जाए तो निर्वाचन से संबंधित जो मतगणना कराता है, इसके बाद निर्वाचन पर्चा भराता है। तो उस पर पूरा ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, अब तो हर व्यक्ति भर देगा निर्वाचन, मुझे सांसद जैसे विधायक हैं हर व्यक्ति विधायक भर देगा, तो हर व्यक्ति विधायक को सीट नहीं मिलती है सांसद में, ओके। ये भी उसका प्रभाव देखा जाता है, उसकी पारदर्शिता देखी जाती है कि उसने अपने में जो काम किया है वो कितना किया, कैसा किया, ठीक किया, गलत किया, ये सब देखा जाता है, तब वहाँ पे सीट मिलती है, ऐसी नहीं मिलती है सभी को। तो आप ये चीज़ें समझिए कि एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में एक पार्टी से एक सदस्य ही चुनाव लड़ेगा, ओके। एक पार्टी से केवल एक ही सदस्य चुनाव लड़ेगा और निर्वाचन जो होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। इसका मतलब ये है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जो भी सांसद होंगे, जो जिस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद लड़ेगा, ठीक, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे।
यानी कि जनता यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अपना वोट मत डालेगी, प्रत्यक्ष रूप से। ओके, तो आप ये स्पष्ट समझ सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें वोट डालती है। चौथी कंडीशन इसमें आती है कि खंबा छूने की पद्धति। खंबा छूने की पद्धति का मतलब ये है कि जो सबसे पहले खंबा छूता है, खंबा छूने का मतलब कोई खंबा वैसा नहीं होता है, बस ये है कि जो सबसे ज़्यादा इसमें मत से जीतेगा, चाहे वो एक वोट से क्यों ना जीते, सबसे पहले जीता, उसके सबसे ज़्यादा मत हैं, ओके, तो वही व्यक्ति विजयी माना जाएगा। यहाँ पर कोटा नहीं होता है, कोटा राज्यसभा चुनाव में होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, जबकि लोकसभा के चुनाव में कोटा नहीं होता है, इसमें खंबा छूने की पद्धति होती है। और जो व्यक्ति, जो सांसद सबसे पहले या कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा मतों से जीतता है, चाहे वो एक मत से क्यों ना जीते, वो विजयी माना जाता है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले खंबा छूने पद्धति यहाँ पर लागू होती है। ओके, चलिए चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात इसमें ये करते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, ओके, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जब चुनाव मान लो हो गए, सब कुछ हो गए, ठीक, अब चुनाव हो गए, अब सब सांसद वहां पर विजयी होकर गए, ठीक, अब चाहे वो विपक्ष के हों, राइट, विपक्ष के भी विपक्ष के भी होते हैं, क्योंकि हर पार्टी से जाते हैं। अब वहां पे जिसका ज़्यादा बहुमत होता है, जिस पार्टी का, वहीं से क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो आप प्रधानमंत्री जो बनता है, ऐसे प्रधानमंत्री भी नहीं बन जाता है। एक बात दिमाग में ये क्लिक कर लो कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बहुमत जिस पार्टी को मिल गया, जिस पार्टी को बहुमत मिल गया, तो उस पार्टी को मतलब कि वो वहाँ से प्रधानमंत्री तो नियुक्त होगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है प्रधानमंत्री पे खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसे आप देखोगे तो उसे लोकसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है, भले ही वो क्यों ना वो जीत जाए, राइट, क्यों ना उसकी पार्टी जीते, लेकिन उसे बहुमत दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे लिए बहुमत देखो इतना है। अब बात यहाँ पे है कि कोई पार्टी के पास 282 सांसद हैं और किसी के पास 272 हैं, 272 या हम कर सकते हैं 274, राइट। अब मान लेते हैं 282 हैं, ओके। अब 282 हैं तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति खड़ा होगा तो उसे 282 अपना बहुमत दिखाना होगा कि देखो मेरे पास 282 हैं, 282 सांसद हैं, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री, वो व्यक्तियों का समर्थन रहेगा कि हाँ इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, राइट। अगर इसमें से कोई भी 10 भी मेंबर, मान लो एक को 282 पार्टी को मिले, एक को 274 मिल गए, ओके। अब बात यहाँ आती है, अब सुनना मेरी बात, अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये 10 भी जो है ना, 10, अगर इन्होंने ये कह दिया कि हम इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं मानते, तो 10 क्या है, इनके विरोध में जाते हैं, तो अब इनको बहुमत कहाँ मिला, इस व्यक्ति को बहुमत नहीं मिला है जो प्रधानमंत्री चुनने के लिए था, नहीं मिला। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो जीता है, जो पार्टी जीती है, जितने भी 282 वहां पे जीते हैं, ओके, तो वो 282 जो हैं, 282 उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री को नियुक्त कर लें या उसका समर्थन कर दें, ऐसा नहीं है। अगर उसमें से जिस पार्टी में से जीते हैं उसमें से भी अगर 10 व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हमें ये व्यक्ति पसंद नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते, क्योंकि उनके पास बहुमत ही नहीं है। फिर तो 274 वाले के पास बहुमत आ गया ना, ओके, वो कहेगा देखो हम खड़ा करेंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए आप दिमाग में क्लिक कर लो कि अगर जिस पार्टी में बहुमत है, जिस पार्टी में बहुमत है, तो उस पार्टी के जितने भी टोटल सदस्य जीत के गए हैं तो उनका पूर्ण बहुमत होना चाहिए, ओके। अगर एक का बहुमत नहीं है तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, एक का बहुमत नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन विपक्ष जो है ना, विपक्ष के जितने भी सदस्य होते हैं उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम हो गए तो ये समझ लो कि फिर तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, तो ये दिमाग में क्लिक कर लो, राइट। तो बहुमत पार्टी से होना आवश्यक है, बहुमत दिखाना पड़ता है, वो भी लोकसभा में, चाहे प्रधानमंत्री राज्यसभा का क्यों ना हो, लेकिन बहुमत लोकसभा का होना चाहिए,
सदस्यता वो कहीं की ले सकता है, लोकसभा की होनी चाहिए या राज्यसभा की होनी चाहिए, दोनों की सदस्यता एक साथ तो नहीं ले सकता है, राज्यसभा की या लोकसभा की, दोनों में से एक की सदस्यता होनी चाहिए। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके लिए उसे लोकसभा में बहुमत जरूर होना चाहिए, और बहुमत पूर्ण बहुमत होना चाहिए। ओके, पूर्ण बहुमत है मतलब इस प्रकार से होना चाहिए कि विपक्ष से उसके मतलब बहुमत ज्यादा ही होना चाहिए, तभी वो विजयी माना जाएगा। चलिए, तो लोकसभा अगर आप चुनाव देखोगे तो लोकसभा जब चुनाव होता है, कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे सांसद आते हैं, नए नए सांसद आते हैं, सांसद बैठते हैं, राइट। अब बात यहाँ पे आती है कि सांसद जब बैठते हैं तो फिर उनकी अध्यक्षता कैसे होती है। तो आपको पहले दिमाग में ये बैठा लो कि अब अध्यक्षता अब किसे चुना जाए, अध्यक्ष किसे चुना जाए, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे सब अपना अपना बात खड़ी कर देंगे कि हाँ इस व्यक्ति को अध्यक्ष चुनो, या अपनी अपनी वो ये बोलेंगे हमको चुन लो। ठीक, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक समान होते हैं सभी व्यक्ति, समझ रहे हो ना, वहाँ पे एक समान होते हैं सभी व्यक्ति। तो आप दिमाग में ये क्लिक कर लो कि जब लोकसभा का चुनाव होकर नई लोकसभा जब जाती है तो वहाँ पे नए नए सांसद बहुत सारे नए नए होते हैं, कुछ ओल्ड भी होते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे ये देखियो कि जो व्यक्ति वहाँ पे सभी होते हैं, मान लो सभी होते हैं, ठीक, एक प्रकार से सभी अपने अपने को चाहते हैं कि हम अध्यक्ष बन जाएं, सभी चाहते हैं, लेकिन क्या सभी अध्यक्ष बनते हैं? नहीं बनते। लेकिन उसकी कुछ एक वरिष्ठता होती है, देखिए कैसे, जैसे जब लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव में जब नए नए सब सदस्य उसमें जाते हैं तो फिर क्या होता है, इसके लिए वहाँ पे सब अपनी मनमानी करेंगे, तो फिर क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति एक प्रोटम स्पीकर नियुक्त करते हैं, प्रोटम स्पीकर एक नियुक्त करते हैं, मतलब एक अस्थाई अध्यक्ष, हम अस्थाई अध्यक्ष बोलते हैं, एक अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, और ये वरिष्ठ होता है। वरिष्ठ का मतलब ऐसा नहीं कि ये दांत हिलते हैं, बूढ़ा बाड़ा हो ज़्यादा, मतलब एक कुछ काफ़ी राजनीतिक क्षेत्र में अनुभवी हो, ज्ञानी हो, काफ़ी उस चीज़ में डिटेल हो, या कई बार सांसद को जीता हुआ हो, मतलब कई बार सांसद के पद को जीत चुका हो, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। तो वो अस्थाई अध्यक्ष होता है, और वो 1-2 दिन के लिए होता है जब तक अध्यक्ष नहीं चुन जाता। तो यही क्या करता है, अस्थाई अध्यक्ष की चुनाव कराता है वहीं से, ठीक, अध्यक्ष का क्या करवाता है वहाँ पे, मतलब मत डलवाता है कि हाँ इस व्यक्ति को, वो अपने आधार पर वो कर लेता है कि किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो वो बनाता है फिर, लेकिन वहाँ पे उसे भी तो मत मिलने चाहिए, राइट, उसे भी मत मिलने चाहिए। अब वहाँ पे विपक्ष के भी चाहेंगे कि हमारा भी अध्यक्ष बन जाए, ओके, विपक्ष भी चाहेंगे हमारा अध्यक्ष बन जाए, तो विपक्ष के भी चाहेंगे, लेकिन जीतेगा वही जिसे मत ज़्यादा मिलेंगे, ओके, मत ज़्यादा मिलेंगे। तो उस समय आप देखना जो अस्थाई अध्यक्ष होता है, अस्थाई अध्यक्ष होता है, वो भी आप देखोगे तो वो सांसद ही होता है, वो भी एक सांसद ही होता है, बस वो लेकिन वरिष्ठ होता है। वो अध्यक्ष को वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बोलने के लिए कहता है कि इस व्यक्ति के लिए आप लोग क्या सहमत हैं चुनाव मतलब मत डालने के लिए, तो लोग होंगे तो देंगे, या तो वो सोचेंगे कि चलो, अब फिर वो दूसरे को चुनते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को आप मत डालने के लिए सहमत हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो वहाँ पर जिस व्यक्ति को लोग अनिवार्य मतलब सहमति देते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को ये ठीक ठाक है और ये अध्यक्ष बनाना चाहिए, काफ़ी निपुण है जानकारी में, काफ़ी वनरेबल है, तो इस उद्देश्य से सुवेग है, तो आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति को अध्यक्ष मत डालते हैं। अगर वो विजयी हो जाता है फिर उसी को अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है। अब विपक्ष के भी खड़े हो तो विपक्ष के तो विपक्ष में ही डालेंगे, तो विपक्ष के तो वैसे ही भी वहाँ पे मतलब कम होते हैं लोग, क्योंकि विपक्ष में वहाँ बहुमत ही नहीं होता है, तो वो कम होते हैं, तो ऑब्वियसली वो अध्यक्ष बन ही नहीं पाता है, राइट। तो आप ये दिमाग में क्लिक कर लो। अब बात यहाँ आती है कि पहले आप देखोगे फिर ये अध्यक्ष बन जाता है ना, तो फिर क्या करते हैं कि ये व्यक्ति जो है स्वतः ही क्या है, एक मतलब अपनी प्रोटम स्पीकर मतलब खत्म कर देते हैं, फिर ये सांसद बन जाते हैं, ओके। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा जो राष्ट्रपति हैं वो प्रोटम स्पीकर वहां से ही चुने, वो दूसरी से भी चुन सकते हैं, कहीं से भी, मतलब एक अनुभवी व्यक्ति हो मतलब राजनीतिक क्षेत्र में, वो वहां पे वो बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के आधार पर ही, इस व्यक्ति द्वारा ही ये चुने जाएंगे, ओके। चलिए, तो आप यहां पे एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, 1996 से पहले, 1996 से पहले आप देखोगे कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राइट,
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों बहुमत वाली पार्टी से चुने जाते थे 1996 के पहले। मतलब कि जो बहुमत में पार्टी आती थी लोकसभा में, जिस पार्टी का बहुमत रहता था, उसी पार्टी से पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुने जाते थे, एक साथ दोनों चुने जाते थे। लेकिन 1996 के बाद ये फैसला हो गया कि लोकसभा में जो बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, वो अध्यक्ष चुन सकते हैं, वो अध्यक्ष चुन सकते हैं, वो अलग बात। लेकिन जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्ष की पार्टी का होगा, यानी कि उपाध्यक्ष को फिर विपक्ष की पार्टी से चुनने लगे हैं। तो ये जो उपाध्यक्ष है ये 1996 के बाद ये विपक्ष की पार्टी से ये चुना जाता है, राइट। ये दिमाग में आप क्लिक कर लो। पहले, इसके पहले उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों बहुमत ही पार्टी से होते थे, दोनों विजयी जो बहुमत से पार्टी होती थी, जो सत्ता में रहती थी, उसी पार्टी से हुआ करते थे। लेकिन 1996 के बाद में ये उपाध्यक्ष जो हैं ये विपक्ष की पार्टी से चुने जाने लगे। अगर आप वहां देखोगे हाउस ऑफ कॉमन्स की, अगर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की जाए जैसे ब्रिटेन में, तो आप वहां पे आप देखोगे कि जो व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाता है, राइट, जो व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाता है, अगर वो निष्पक्ष नहीं होता है, राइट, मतलब कि जो वहां व्यक्ति अध्यक्ष बना, इसी आधार पर वहां भी अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशन अलग इस प्रकार की है कि जो व्यक्ति अध्यक्ष बनाया गया है, ओके, जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष बनाया गया है, अगर वो निष्पक्ष अपना नहीं दिखा पाता या निष्पक्ष रूप से वो नहीं हो पाता है, तो उस व्यक्ति को फिर इस्तीफा देना पड़ता है, राइट। तो वहाँ की थोड़ी कंडीशन अलग है, पार्टी से ही इस्तीफा देना पड़ता है, ये दिमाग में क्लिक कर लो, क्योंकि निष्पक्ष होना एक प्रकार का आवश्यक है। और वहाँ का अध्यक्ष अगर निष्पक्ष नहीं हो पाता है तो फिर उसे पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में निष्पक्ष दिखा पाए या ना दिखा पाए, लेकिन वो अध्यक्ष रहता है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप क्लिक कर लो। अब हम बात ये करते हैं कि जब आप देखोगे कि आपातकालीन समय में, जैसे आपातकाल जब लगता है, राइट, या आपातकाल नहीं लगता है, सॉरी, आपातकालीन स्थिति में आपातकाल नहीं लगता है, किसी परिस्थिति बस कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, उस समय आप समझ सकते हो, तो कोई अधिवेशन जैसे आना हो, ठीक, कोई अधिवेशन आना हो, जैसे कि वहां पे फिर आप मानो कि यही अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष कोई में से नहीं है, अब मान लेते हैं, सुनो अब इस प्रकार से समझाते हैं। जैसे कोई आपात स्थिति में कोई अधिवेशन आता है, आपात स्थिति में कोई अधिवेशन आता है, तो उस समय देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं होते हैं, या किसी भी स्थिति मान लेते हैं, अगर मान लो कोई चीज है आपात स्थिति में हो या सामान्य स्थिति में, अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये वहां नहीं है। वैसे अगर देखो, जैसे आप देखो एक चीज और समझ लो, उपाध्यक्ष कंडीशन थोड़ी अलग होती है, इसको पहले समझो। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं होते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर किसी स्थिति में अब बिल को पारित कराना होता है, राइट, तो वहां पर मंजूरी होती है अध्यक्षों की। तो अगर ये स्थिति में नहीं होते हैं, इनकी स्थिति में नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति किसी भी निर्दिष्ट व्यक्ति को ये कंडीशन पहले की है, वर्तमान की नहीं बता रहे हैं, पहले ऐसा होता था, जैसे जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते थे। अब मान लो कोई भी बिल पर सहमति देनी होती है, ठीक, तो वहां पे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनिवार्यता होती है। अब क्योंकि ये निर्णायक बिल वो डालते हैं, मत डालते हैं, ठीक है, तो अब मान लो कि राष्ट्रपति अब क्या करते हैं कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं है, अब वहां पे कोई आपात स्थिति में है या कोई सामान्य स्थिति में अब राष्ट्रपति को पारित कराना है, ओके, अब वहां पे लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं, तो राष्ट्रपति एक निर्दिष्ट व्यक्ति को वहां पर चुन सकता था। पहले ये कंडीशन थी, ठीक, कोई अधिवेशन है, उस अधिवेशन के लिए निर्दिष्ट कर देता था, ठीक, जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते थे, वो फिर सहमति देता था। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया कि वहां पे 10 व्यक्ति कर दिए, जैसे सांसद हैं, ठीक, 10 सांसद स्पष्ट कर दिए गए वहां पे, कि निर्दिष्ट कर दिए गए कि अगर लोकसभा और उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते हैं, अगर किसी पे सहमति देनी है, तो फिर वो 10 सांसद जो होते हैं उसी में से 2 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनकर उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, ठीक।
ये इसमें अनिवार्य कर दिया गया। ये बाद में कंडीशन कर दी गई, पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। ओके, पहले राष्ट्रपति स्वयं निर्देश करते थे, लेकिन अब बाद में 10 हो गए हैं सांसदीय में से, तो वो जब लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते हैं तो उस स्थिति में वो 2 को चुन लेते हैं और वो बिल को सहमति करा लेते हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट समझ में आपको आ गया होगा। जबकि आप देखोगे लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ये एक प्रकार से देखे जाएं तो जब तक कार्यकाल लोकसभा का होता है ये तब तक होते हैं। ओके, जब तक कार्यकाल लोकसभा का होता है ये तभी तक होते हैं, यानी कि एक प्रसाद पर्यंत होते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा का आप कार्यकाल देखोगे ये कोई निश्चित नहीं होता है, वैसे 5 साल भले ही है, ये कोई निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में ये 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है और इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, बढ़ाया जा सकता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये एक साल ही के लिए बढ़ाया जाए। मतलब ऐसा कहा गया है कि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा या 1 वर्ष के लिए ये बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब आपातकाल लंबे समय तक रहता है तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में केवल 1 साल के लिए ये बढ़ाया जा सकता है। तो ये कंडीशन इसमें स्पष्ट की गई है। ओके, चलिए अब बात हम ये करते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ओके, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, ये एक्चुअली में आपको स्पष्ट है कि लोकसभा के जो सांसद होते हैं उसी में से चुने जाते हैं। अध्यक्ष जो होता है वो बहुमत दल से होता है और उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष से होता है। ओके, अब थोड़ा आप इसमें देखोगे कि बेसिक इसमें क्या डिफरेंस होता है। बेसिक आप देखोगे तो आप उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के अधीन नहीं कह सकते हो। जैसे कि जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक, अध्यक्ष होते हैं जो भी कार्य करते हैं, वहाँ पे जो भी कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उपाध्यक्ष है उनके अधीन ही कार्य करता है। ओके, आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने लिए कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है अध्यक्ष अगर नहीं है, अध्यक्ष नहीं है तो उनकी भूमिका वो निभा सकता है। ओके, उसकी भूमिका निभा सकता है, लेकिन भूमिका एक प्रकार की वहाँ देखा जाए तो सहमति भी होती है। ठीक, सहमति होती है, उस आधार पर वो भूमिका निभा सकता है, लेकिन अध्यक्ष के अधीन उपाध्यक्ष नहीं होता है। उपाध्यक्ष आप देखोगे अलग होता है, लेकिन एक यहाँ पे समझो कि अध्यक्ष के पास कुछ समितियाँ होती हैं। जैसे कि आप देखोगे कार्य मंत्रणा समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति है, इसी में संचालन समिति है। इनकी पावर होती है इसे लोकसभा अध्यक्ष को, संचालन समिति है। ठीक, इसी में आप देखोगे नियम समिति है। ये कुछ जो समितियां होती हैं इनकी पावर कैसे होती है, लोकसभा अध्यक्ष की होती है। लेकिन आप देखोगे कुछ उपाध्यक्ष को विशेषाधिकार होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं। वो कैसे, जब आप देखोगे संसदीय समिति होती है, राइट, जब संसदीय समिति आती है तो संसदीय समिति जब भी हो, ठीक, संसदीय समिति होती है तो इस समय पर आप देखोगे अगर जो उपाध्यक्ष भाग लेता है तो वो एक प्रकार का अध्यक्ष बन जाता है। बात समझना ध्यान से। जब संसदीय समिति होती है, जब संसदीय समिति की कोई बैठक होती है, राइट, संसद से संबंधित कोई अगर बैठक हो रही है, समिति संबंधित बैठक हो रही है, तो उस समय जब उपाध्यक्ष भाग लेता है, उस समय जब उपाध्यक्ष भाग लेता है तो ये उपाध्यक्ष एक अध्यक्ष बन जाता है, यानी कि अध्यक्ष का रूप मतलब एक बन जाता है, अध्यक्ष की समान ही अध्यक्षता मतलब करने लगता है, राइट। लेकिन कार्य मंत्रणा समिति है, संचालन समिति है, नियम समिति है, इसमें उपाध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष ही रहता है। ओके, लेकिन संसदीय समिति जो होती है यहाँ पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाता है, यानी इसके पास एक विशेषाधिकार शक्ति हो, लेकिन अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष कभी नहीं होता है। ओके, ये दिमाग में आप क्लिक कर लो। चलिए अब मान लो अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, अध्यक्ष नहीं है तो उस समय उपाध्यक्ष अपनी भूमिका निभा सकता है, लेकिन सहमति होना अनिवार्य होती है इसके लिए भी। चलिए अब बात हम इसमें करते हैं कि इन्हें हटाया कैसे जा सकता है। तो इन्हें हटाने के लिए आप देखोगे इन्हें अगर हटाते हैं, राइट, इन्हें हटाते हैं तो इनके लिए संकल्प प्रस्ताव आता है, और संकल्प प्रस्ताव आप देखोगे
अब जब इन्हें ये लोकसभा से हटाए जाएंगे तो लोकसभा में ही संकल्प प्रस्ताव आएगा। ओके, ये लोकसभा में ही संकल्प प्रस्ताव आएगा। और जब उपराष्ट्रपति को हटाते हैं, जब उपराष्ट्रपति को हटाते हैं तो उपराष्ट्रपति आप देखोगे कि जब उपराष्ट्रपति को हटाते हैं तो वहाँ पर संकल्प प्रस्ताव किसमें आता है, राज्यसभा में केवल आता है। वहाँ पर विशेष बहुमत से पारित होता है और लोकसभा में वो सामान्य बहुमत से, दोनों में बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से संकल्प प्रस्ताव है, दोनों में होना अनिवार्य है। ओके, तो ये लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में ये साधारण बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से। और ठीक ही राज्यसभा में भी यही साधारण बहुमत से ही होता है। ओके, तो साधारण बहुमत से यहाँ पर ये पारित होता है। तो साधारण बहुमत में तो आपको पता ही है 50% +1, एक आधे से एक प्लस ज़्यादा हो, साधारण बहुमत से ये पारित हो जाता है। चलिए, तो इसके 14 दिन पहले इन्हें सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, 14 दिन पहले इसे सूचना देनी पड़ती है। मतलब लोकसभा को अगर अध्यक्ष को हटाना होता है, चाहे उपाध्यक्ष को हटाना हो, तो उपाध्यक्ष को तो वैसे भी अगर देखो जाए तो उसके लिए संकल्प प्रस्ताव से ज़्यादा नहीं आता है, बस ये है अध्यक्ष के लिए ही आता है। वैसे उन्हें तो उपाध्यक्ष को आप देखोगे तो उसकी पावर एक प्रकार की सांसद सदन में भी होती है, साथ ही साथ अध्यक्ष के पास भी होती है। लेकिन संकल्प प्रस्ताव से संबंधित जो पावर होती है वो केवल लोकसभा को, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा सदन को प्राप्त होती है। ओके, तो संकल्प प्रस्ताव में आप देखोगे जब लाया जाता है तो उस समय ये जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो अध्यक्ष होते हैं ये अध्यक्षता नहीं करते हैं। 14 दिन इनको नोटिस दे दिया जाता है कि तुम्हारे में संकल्प प्रस्ताव आएगा। 14 दिन तक तो ये मतलब अध्यक्षता कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप देखोगे जब प्रोसेस इसकी चलने लगती है 14 दिन बाद, ठीक 14 दिन के बाद, तो फिर ये अध्यक्ष जो होते हैं ये अध्यक्षता फिर नहीं करते हैं, ये अध्यक्षता नहीं करते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि इनकी अध्यक्षता तो मतलब नहीं रहती है, लेकिन ये सदस्य तो जरूर होते हैं। तो सदस्य के रूप में ये अपना मत डाल सकते हैं, और वो मत कैसा होता है, सामान्य। ये सामान्य वोट डाल सकते हैं। जैसे निर्णायक वोट जो पहले डालते थे, मतलब कि इनके संकल्प प्रस्ताव नहीं आया था, इससे पहले ही निर्णायक मत डालते थे। कोई भी पारित होना है, किसी भी पे मत पड़ रहे हैं तो अंतिम मत ये निर्णायक मत डालते हैं। ठीक, तो निर्णायक जो वोट होता है ये पहले डालते थे, लेकिन जब इनके विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव आता है तो फिर ये निर्णायक मत नहीं डालते हैं, ये सामान्य वोट डालते हैं। ठीक, निर्णायक वोट इनका खारिज हो जाता है और न ही अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, लेकिन सदस्य जरूर रहते हैं। सदस्यता के रूप में ये मत डाल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, पक्ष में बात कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सामान्य वोट डाल सकते हैं, लेकिन निर्णायक वोट नहीं डाल सकते। निर्णायक वोट में बहुत पावर होती है। ओके, निर्णायक वोट का मतलब ये है कि वो निर्णय, अंतिम निर्णय दे देता है। ठीक, चलिए, तो आपने ये समझा कि किस प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, राइट। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संसद सांसद उसी में से चुने जाते हैं। ओके, चलिए, अब हम लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये अपना इस्तीफा कैसे दे देते हैं, ये उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं। मतलब कि अपना इस्तीफा देना हो किसी को, दोनों को, ठीक, विवेक से उनको इस्तीफा देना है कि मुझे नहीं काम करना है, पद पे नहीं करना है, तो वो एक दूसरे को इस्तीफा दे सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो पावर होते हैं, इनकी अगर पावर देखी जाए तो आप जानते हो जैसे विधेयक पर प्रस्ताव, जो विधेयक होते हैं, प्रपोजल होते हैं, उन्हें प्रपोजल को रखवाना होता है, उसकी जांच पड़ताल करना होता है, वोटिंग कराना होता है, निर्णायक वोट डालना होता है, ठीक, उनको समय देना होता है, सत्र बुलाना में जो सत्र जैसे आता है, तो सत्र वैसे नहीं बुलाते हैं, ये सत्र तो राष्ट्रपति मतलब बुलाते हैं और सत्रावसान भी वही करते हैं। लेकिन जैसे संयुक्त अधिवेशन है, ठीक, तो उसकी अध्यक्षता यही करते हैं। तो आप एक चीज़ें और समझ लो, जैसे लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसकी थोड़ा पावर समझो क्या होती है। जैसे निर्णायक वोट डालना उन्हीं का काम होता है, ठीक, मतदान कराना उन्हीं का काम होता है, ठीक। कोई व्यक्ति दल बदल कर रहा है, ठीक, उसका जो निर्णय लेना होता है वो यही लेते हैं।
का निर्णय यही लेते हैं। दल बदल अब ये मांगे थोड़ा समझा देंगे। ओके, निर्णायक मत डालना, जैसे निर्णायक वोट डालते हैं, मतदान कराना होता है, कोई दल बदल कर रहे हैं उसका निर्णय यही लेते हैं, अयोग्य योग्य घोषित यही करते हैं, इनके हाथ में होता है। इसके बाद आप देखोगे जो सांसदों को टाइम देना, सांसद जो होते हैं उन्हें समय पे आना या टाइम देना, ये नहीं का होता है। और जैसे समय काल उनको छुट्टी देना होता है, प्रश्नकाल जैसे बहुत बीच में पूछे जाते हैं ना, तो उनके बीच 1 घंटे का समय होता है। वो वैसे संविधान में लिखित है, लेकिन ये भी मतलब उस चीज़ को लेकर के समय समय पर बताते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। इसके बाद अध्यक्षता की, अगर अध्यक्ष की और पावर अगर आप देखोगे तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसकी पहचान यही करते हैं। ठीक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक की पहचान करना होता है। राइट, धन विधेयक की पहचान करते हैं यही। तो ये कंडीशन समझ सकते हो। और किसी भी विधेयक को, जैसे कोई भी वित्त विधेयक है, कोई वित्त विधेयक है, ठीक, तो इनके पास पावर होती है कि वो इसको धन विधेयक में बदल सकते हैं, तो ये धन विधेयक बना सकते हैं। राइट, लेकिन आप दूसरी ये चीज़ एक आप दिमाग में इस पर समझ लो कि हर एक को धन विधेयक ये नहीं बना पाएंगे। बात यहाँ क्यों? क्योंकि ये हमेशा ये चीज़ें समझिए मेरी बात को कि धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में आता है, जबकि वित्त विधेयक जो होते हैं वो राज्यसभा में भी लोकसभा में दोनों में होते हैं। राइट, अब धन विधेयक, अब किसी भी विधेयक वित्त विधेयक को धन विधेयक में के रूप में लाना होता है, ठीक से लाना होता है, तो अगर वो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही आता है और अगर लोकसभा में वो पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। तो ये रिस्की वाला काम होता है, इसलिए हर विधेयक को वो धन विधेयक नहीं बनाते हैं। ऐसे इनके पास पावर होती है वित्त विधेयक को धन विधेयक बनाने में, या विधेयक के रूप में, धन विधेयक के रूप में, प्रस्ताव के रूप में लाना होता है, तो वो बोल सकते हैं कि ठीक है, वो अंतिम घोषणा दे सकते हैं कि हाँ ये धन विधेयक के रूप में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप दिमाग में ये क्लिक कर लो कि वो इसलिए भी हर विधेयक को धन विधेयक नहीं वित्त विधेयक को नहीं बोलते हैं क्योंकि धन विधेयक में रिस्की होता है। अगर वो लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी ना, आप समझते हो। तो सरकार को गिराना नहीं चाहते हैं लोकसभा स्पीकर, तो इसलिए वो हर विधेयक को धन विधेयक नहीं मानते हैं। ठीक, लेकिन एक प्रकार का वो वित्त विधेयक ही होते हैं। चलिए चलो, तो आप ये समझ सकते हो। तो धन विधेयक पे आपको पता ही होना चाहिए कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है, लेकिन अनुमति पूर्व होती है और हस्ताक्षर वे बाद में करते हैं। इस धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति पहले होती है, अनुमति ले सकते हैं, पहले हस्ताक्षर नहीं करते हैं, और हस्ताक्षर जब ये पारित हो जाता है तो इसके बाद इस पे वो हस्ताक्षर करते हैं राष्ट्रपति। ओके, तो ये दिमाग में बैठा लो। अब बात हम ये करते हैं संयुक्त अधिवेशन, जैसे लोकसभा है राज्यसभा है, किसी बिल को लेकर के दोनों में माथापच्ची है। ठीक है, पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में संशोधन किया, फिर लोकसभा में आया, फिर उसने संशोधन किया, फिर राज्यसभा में गया, फिर वहाँ संशोधन हुआ, तो वो बिल अटकाई है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच विवाद है, बड़ा विवाद है, आपस में बहुत ही विवाद है, उसमें संशोधन करने में लगे हैं किसी। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि जब इन दोनों में विवाद होता है तो फिर इसके लिए 108 के तहत आप देखोगे संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और संयुक्त अधिवेशन आप देखोगे कौन बुलाता है, वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ये स्वयं भाग लेते हैं। आप दिमाग में क्लिक कर लो कि राष्ट्रपति विधेयक को भी बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, साथ ही साथ ये स्वयं भाग लेते हैं, राइट, लेकिन ये वोट वोट नहीं डालते हैं, उसमें भाग लेते हैं, ये वोट नहीं डालते हैं। ओके, इसके बाद ये अध्यक्षता भी नहीं करते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब मान लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष उस समय ना हो, तो अध्यक्षता कौन करेगा? आपको उपाध्यक्ष करेंगे। अब उपाध्यक्ष भी ना हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो फिर यहाँ ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अध्यक्षता करेंगे, तो क्या उपराष्ट्रपति अध्यक्षता कर सकते हैं? नहीं, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं होते हैं।
समझ रहे हो। तो उपराष्ट्रपति कभी अध्यक्षता नहीं कर सकते, ये दिमाग में बैठा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष कर सकता है, राइट, अध्यक्ष कर सकता है, ठीक, और उपसभापति कर सकता है। तो आप ये समझ लो, उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं होते हैं तो उसमें उपसभापति होता है, वो अध्यक्षता कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रपति हैं वो अगर चाहेंगे तो अध्यक्षता कर सकते हैं, चाहेंगे तो अध्यक्षता कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। ऐसा संविधान में है ही नहीं, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है। चलिए चलो अब हम बात करते हैं कि दल बदल वाली थोड़ा बात है। तो दल बदल में अगर आप देखोगे कि जो दल बदल है, दल बदल आप देखोगे इसकी शुरुआत आप देखोगे कब से हुई थी, आपको पता होना चाहिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन, ठीक। ये क्यों लाएगी, इसके तहत आप देखोगे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 10वीं अनुसूची जो थी वो दल बदल पे ही आधारित है। दल बदल, दल बदल का मतलब ये है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो नेता जाते हैं, सांसद हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, लेकिन ऐसा है कि ये जब दूसरी पार्टी में ये जाते हैं तो वहाँ औपचारिक ये घोषणा करनी होती है, कि औपचारिक ये घोषणा करनी होती है कि हाँ हम इस पार्टी को छोड़ रहे हैं और इस पार्टी में जा रहे हैं, राइट। अब ऐसा भी नहीं है कि एक दो व्यक्ति चले जाएं, पहले ऐसा ही होता था ना, 1985 से पहले पहले ऐसा ही होता था। समझो यहाँ पे, जैसे 1976 में आप देखोगे इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, राइट, कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार से ही उस समय देखा जाए तो एक जन संघ बना था, जनसंघ बना था, इसे जनता पार्टी बोलते हैं, राइट। फिर बाद में ये जनता पार्टी बनी और फिर ये भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो भारतीय जनता जो पार्टी है कहीं अलग से नहीं आई है, ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जो बीजेपी है ये कांग्रेस से ही निकली है। और कांग्रेस में पहले सदस्य कौन थे, मोरारजी देसाई जो थे, ठीक, वो इसके सदस्य थे, मतलब सदस्य कांग्रेस में ही सदस्य थे, वो सांसद थे। तो इन्होंने क्या किया था, अपने अलग से ही जनसंघ मतलब पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी को अगर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी मनमाने ढंग से बहुत चीज़ें कर रही थी, मनमाने ढंग से। 1942 में आप देखोगे छोटा उन्होंने संविधान बना के रख दिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 1942 का, कि उस समय बहुत सारे संशोधन किए, ठीक। उस समय अगर देखा जाए तो इन्होंने लोकसभा का कार्यकाल तक 6 वर्ष के लिए कर दिया था, लोकसभा का कार्यकाल ऐसे 5 साल डिसाइड किया गया था, और संशोधन के माध्यम से कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है, समझ रहे हो, कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये लोकसभा का जो कार्यकाल था तो इंदिरा गांधी की सरकार में ही एक बार 6 वर्ष के लिए हो गया था, एक बार 6 वर्ष के लिए हो गया था। फिर तभी तो ये कांग्रेस सरकार के विरुद्ध में ये मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने कांग्रेस से अलग अपना एक जनसंघ बना लिया, और जनसंघ बना के वही जनता पार्टी बनी बाद में, और यही फिर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वो जनता पार्टी थी, और फिर 1978 में यही जनता पार्टी विजयी हुई थी, और फिर इसने पुनः इसी कार्यकाल को जो 6 वर्ष लोकसभा का किया गया था, जो 6 वर्ष लोकसभा किया गया था, इसे 5 वर्ष पुनः कर दिया, ओके, पुनः इसे 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये दिमाग में आप बैठा लो कि दल बदल जो है इस प्रकार से निकला था, क्योंकि दल बदल की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यही है कि कोई भी नेता है अगर उसको नहीं लगता है कि मुझे ये जो पार्टी है ये हमारे स्थिति के लिए ठीक है, या हमारे उसकी मतलब वहाँ उस पार्टी में नहीं बन रही है उनकी, ओके, तो वो यही चाहते हैं कि हम इस पार्टी से अलग होकर अपने कुछ दूसरी पार्टी में जाएं या दूसरी पार्टी बनाएं। तो इस आधार पर वो निकल जाते थे। अब वो पार्टी निकल गई तो अब गड़बड़ हो गई, क्योंकि मतदान में मिस्टेक होती है, हर स्थितियाँ बनती है। तो दल बदल आप ऐसे नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो, दल बदल ऐसे नहीं कर सकते हो। इसके लिए फिर संशोधन किया गया 1985, 52वां संविधान संशोधन, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे दल बदल करोगे तब तो मतदान में मिस्टेक आएगी,
ठीक, किसी भी को बिल पारित करने में बहुत समस्या होगी, समझ रहे। और जब कोई बिल होता है तो सभी की सहमति होती है ना, सभी की सहमति होती है। तो आप दल बदल कर रहे हो, तो दल बदल में फिर इसमें मतदान करने में भी मिस्टेक होगी, निर्णायक मत डालने में भी फिर बहुत मिस्टेक होगी, समस्याग्रस्त होंगी, समस्याएं बढ़ेंगी। तो इसलिए फिर एक दल बदल एक कानून आया 1985। भाई तुम्हारी बात ठीक है, तुम दल बदल करो, दल बदल करो, लेकिन तुम्हारे लिए हम एक सीमा निर्धारित कर देते हैं कि आप 1/3 सदस्य, अगर आपकी पार्टी के 1/3 सदस्य किसी भी पार्टी में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 52वां संविधान संशोधन में किया गया था, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें ये स्पष्ट किया गया था कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य अगर किसी भी पार्टी से हैं, वो अगर अब यह कह सकते हैं बहुमत पार्टी से हैं या वो किसी अन्य पार्टी से हैं, बहुमत पार्टी से वो भी हो सकते हैं, अन्य पार्टी से भी हो सकते हैं। अगर वो 1/3 सदस्य किसी अदर पार्टी में जाना चाहते हैं, अदर पार्टी में अगर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। ये एक लिमिटेशन दी गई थी, 1/3 सदस्य होने चाहिए। लेकिन फिर इसी लिमिटेशन को 2003 में 91वां संविधान संशोधन में फिर इसे 2/3 कर दिया गया। समझ रहे हो, 2/3 कर दिया गया, यानी 1/3 प्लस 1/3 और होना चाहिए, 2/3 कर दिया गया। यानी कि अगर अब कोई पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर जो दल के नेता जा रहे हैं तो वो बहुमत वाली पार्टी से 2/3 होने चाहिए, ठीक। या हम ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, ठीक, उसका 2/3 सदस्य जाने चाहिए, तभी वो व्यक्ति या वो पार्टी मतलब एक सही मानी जाएगी कि हाँ तुम्हारी पार्टी से 2/3 गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दल बदल आप कर सकते हो, 2/3 यहाँ निर्धारित स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए, अगर आप देखोगे कि दल बदल का जो अंतिम निर्णय होता है ये कौन करता है, योग्य या अयोग्य, कौन डिसाइड करता है, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष, वैसे तो दल बदल कहीं राज्यसभा से तो होते नहीं हैं, लोकसभा से ही होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो एक प्रकार के देखा जाए तो मुख्य कर्ता माने जाते हैं। तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति है अगर वो दल बदल कर रहा है, ठीक, दल बदल कर रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति पर योग्य है या अयोग्य है या वो पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, राइट। तो वो कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, या वो व्यक्ति खुद पार्टी से अपने आप को कह सकता है कि हाँ हम पार्टी को इसको निरस्त करते हैं, हम ये पार्टी से नहीं रहना चाहते, वो कर सकता है। तो बात ही अलग है, तो वो अयोग्य क्या है, उसकी सदस्यता ही खत्म हो गई, ठीक है। अगर वो व्यक्ति पार्टी भी अपनी त्याग नहीं करना चाह रहा और दूसरी पार्टी में भी जाना चाह रहा है, तो फिर उसको क्या है, योग्य या अयोग्य घोषित करने के लिए अंतिम निर्णय कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और लोकसभा की अध्यक्ष की अगर देखा जाए तो पहले इनकी पुनर्वलोकन नहीं होता था, पहले इनका पुनर्वलोकन नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट में इनका पुनर्वलोकन नहीं होता था, यानी कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। लोकसभा अध्यक्ष के जो योग्य अयोग्य जो भी ये दल बदल के आधार पर जो अपने डिसीजन देते थे, इन पर किसी प्रकार का अवलोकन नहीं होता था, पुनर्वलोकन नहीं होता था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बाद में आप देखोगे, बाद में 1992 के बाद, 1992 के बाद में फिर यही क्या है, न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया गया। मतलब इनके जो डिसीजन हैं, लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्णय हैं, राइट, वो पुनर्वलोकन के अधीन कर दिए गए, यानी न्यायिक समीक्षा के अधीन हो गए। पहले 1992 के पहले ऐसा नहीं था, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं था। लेकिन 1992 के बाद ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष की जो योग्यता है या योग्य अयोग्य है, किसी व्यक्ति को घोषित करना है, क्या सही गलत है, इसका निर्णय जो देना है उसका पुनर्वलोकन किया जा सकता है, राइट। तो 1992 के बाद ये क्लियर कर दिया गया था। चलिए, तो इतना आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लोकसभा की अगर शक्तियां की अगर बात की जाए
तो लोकसभा की शक्तियों में आप जानते ही हो कि राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति में आप देखोगे तो सांसद भाग लेते हैं लोकसभा के, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में भी भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होता है। तो लिख लो, जैसे लोकसभा की शक्तियां, ठीक है, पहली आप देखोगे जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति, एक दूसरी बात है इसमें उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक, या लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति पर संकल्प प्रस्ताव, इसके बाद धन विधेयक पर विशेष पावर, विशेष शक्ति इनके पास होती लोकसभा के पास, राइट। इसके बाद वित्त विधेयकों पर इसकी पावर होती है। वैसे वित्त विधेयक सभी वित्त विधेयकों पर नहीं होती है, जो धन विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक होते हैं उन पर पावर होती है, और तो फिर और वित्त विधेयक जो होते हैं, ठीक है, वो का नंबर पे आते हैं, और जो अन्य विधेयक होते हैं वित्त विधेयक उन पर समान पावर होती है राज्यसभा की भी। और पावर अगर आप देखोगे तो अविश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा में ही लाया जाता है, राइट, ये पावर है। इसी के बाद विधेयक पर जितनी अनुमति होती है, इसके बाद संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन है, इसके बाद आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन में अनुमोदन, आपातकालीन के लिए अनुमोदन होना जरूरी होता है, ठीक, अनुमोदन यही लोकसभा से ही अनुमोदन होता है, दोनों से होता है, वैसे लोकसभा की हम जो शक्तियां बता रहे हैं उनको समझ लो। इसके बाद आप देखोगे इतना बहुत है, सफिशियंट है, इतनी जो पावर है लोकसभा के शक्तियां जो हैं बहुत हैं, ठीक है। चलिए, कार्यकाल तो मैंने बता ही दिया है कि 5 वर्ष होता है, ठीक है, और आपातकालीन स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में ये 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाता है। ओके, तो एक बार ये 6 वर्ष हो गया था 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में, फिर पुनः इसे 1978 में जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने 5 वर्ष के लिए पुनः कर दिया था। सांसदों के अगर विशेषाधिकार की बात की जाए तो थोड़ा देख लो एक बार, सांसदों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकार का मतलब है कि सांसद जब अपने कार्रवाई में भाग लेते हैं, ओके, जब वो सदन में होते हैं और सदन में जो भी जिस भी प्रकार के निर्णय लिए जाएं, उस निर्णय में कुछ भी किसी भी प्रकार का वो गलत सलत है, कैसा भी है, ये बोल सकते हैं, राइट, कितना भी गलत बोल सकते हैं, किसी के साथ गलत कर सकते हैं, तो इन पर किसी प्रकार की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है, ये सुनवाई से बाहर होते हैं, के पास यही विशेषाधिकार होते हैं कि जब तक वहाँ पे सेशन चलता है, राइट, जब तक सत्र चलता है तो ये सत्र में कितना भी भ्रष्टाचार कर लें, कितना भी कर लें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर इनके भ्रष्टाचार से संबंधित किसी ने बाहर अगर थोड़ी भी सुरसुरिया चला दी या किसी को बता दिया या मीडिया को बता दिया तो इन पर फिर मुकदमा हो जाएगा, ओके। लेकिन संसद के अंदर अंदर ये चाहे कुछ भी करते रहें, लठ मार, जूता मार, कुछ भी करें, किसी भी प्रकार की इन पर कार्रवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है, ये विशेषाधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं। और यही विधानसभा में स्वयं विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको भी होते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा, एक इनके सांसदों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं कि जब तक ये अपने कार्रवाई में भाग लेते हैं तो कार्रवाई में भाग लेते समय यहाँ पर जिस प्रकार की कुछ भी अत्याचार करें, भ्रष्टाचार करें, कितना भी विरोध जताएं, गाली गलौज करें, कुछ भी करें, ठीक, किसी की धोती फाड़ें या कुछ भी कपड़े फाड़ें,
कुछ नहीं होता है, कुछ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। ओके, इसमें सुनवाई नहीं होती है, राइट। लेकिन इनसे संबंधित अगर मीडिया को किसी ने बताया, किसी भी वहीं का कोई भी दल या दल का कोई नेता है, अगर वो किसी को बाहर को बता देता है जाकर के, ठीक है, मीडिया को, तो उन पर सुनवाई फिर हो जाती है, मुकदमा हो जाता है। वैसे ऐसे कोई बताता ही नहीं है। चलिए, विशेषाधिकार से संबंधित कोई चीज़ें बाहर नहीं बताते हैं लोग, इसलिए विशेषाधिकार जो होते हैं एक प्रकार के उनके लिए पावरफुल माने जाते हैं सांसदों के लिए। चलिए, ये केवल संसद के अंदर ही अंदर होता है, बाहर अगर ऐसे अत्याचार अगर फिर ये सांसद करते हैं ना, फिर उन पर सुनवाई हो जाती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में होती है केवल, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इनकी हो जाती है, भले ही ये सांसद रहें, अगर बाहर किसी के साथ मर्डर करे आते हैं, अत्याचार करे आते हैं, ठीक है, और इन पर केस हो जाता है तो भी सुनवाई होती है, राइट। हाँ, अगर ये सदन के अंदर अगर कोई अत्याचारी फैला रहे हैं, मर्डर वर्डर कर रहे हैं, तो उस समय इन पर सुनवाई नहीं होती है, लेकिन बाद में फिर इन पर मुकदमा चलता है, लेकिन उस समय नहीं होती है जिस समय ये संसद में कार्रवाई में भाग लेते हैं। चलिए, तो यही विशेषाधिकार होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। खास इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही स्पष्ट डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया था। चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत पड़ रही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।